बना करके लगे पार्ट हमारे कुछ है। ब्रिटिश शासन काल में लैंड सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ये बता रहे थे, और इसमें हम आप लोगों को बताएं कि सबसे पहले जो अंग्रेज हैं वो इजारेदारी, उसके बाद इस्तेमारी, उसके बाद रैयतवाड़ी, ये तीन बंदोबस्त आया। इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण बंदोबस्त था वो था रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में जो खेत था या भूमि जो है, ये भूमि का मालिक कौन होता था? किसान। रैयत। भूमि का मालिक जो है वो किसान रैयत होता था। इसका मतलब है कि भू राजस्व किसानों से प्रत्यक्ष रूप से वसूला जाता था। प्रत्यक्ष रूप से वसूला जाता था। और इन तीनों की समस्या, इन तीनों से भारत में कृषि और किसान को समस्या हुआ। उन दोनों में बिचौलिया के कारण और इसमें किसानों को वो राजस्व नीति समझ नहीं आने के कारण देखेंगे क्या कि किसान जो है वो लैंडलेस हो गए, गरीब हो गए, कर्जदार हो गए, बेकार हो गए, अर्थात किसानों की स्थिति जो है वो खराब हो गई। अंग्रेजों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये तीनों में जो प्रॉब्लम जो है उसके कारण जो किसानों का विद्रोह हो रहा है, किसानों का विद्रोह, इसकी मूल जड़ क्या है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो क्या करते हैं कि जो पुरानी भू राजस्व व्यवस्था है उसी को लागू कर देते हैं। और पुरानी जो भू राजस्व व्यवस्था है उस भू राजस्व व्यवस्था को क्या कहा गया? महाल वाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था। यहां जो महालवाड़ी व्यवस्था है, महाल का मतलब क्या होता है? महाल का मतलब होता है गांव, अथवा गांव का सबसे बड़ा भवन, महल बोलते हैं। और गांव का जो सबसे बड़ा घर है वो किसका होता है? जमींदार का। उस गांव का जो हेड होगा उसी का नाम होगा। तो यहां पर यह बताया गया कि जमीन का मालिक इसमें कौन है? जमींदार। इसमें जमीन का मालिक कौन है? किसान। लेकिन इसमें जो जमीन का मालिक होगा वो गांव होगा। जमीन का जो मालिक होगा वो गांव होगा।
यहां पर जो टैक्स पे करता था जमींदार पे करता था, यहां पर जो टैक्स पे करता था किसान पे करता था, यहां पर जो टैक्स पे करता था वो कौन करता था? गांव पे करेगा। गांव का जो मुख्य अधिकारी होगा वो किसानों से कलेक्ट करके ब्रिटिश सरकार को पे कर देगा। ऐसे में गांव का जो अधिकारी होगा उसी को देगा। ऐसा नहीं कि स्थायी बंदोबस्त में जो वोट करके चले गए उनको टैक्स वसूलने का अधिकार होगा। तो ये जो लैंड सेटलमेंट है, यही लैंड सेटलमेंट पहले था, अंग्रेजों के पहले भी यही लैंड सेटलमेंट था। गांव ही टैक्स का पेमेंट करता था, टैक्स पे करता था। लेकिन ये जो लैंड सेटलमेंट है, इस लैंड सेटलमेंट में दिक्कत यह हो गई कि अंग्रेज और गांव के अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार करने लगे। ये दोनों जो है ये मिल करके टैक्स की चोरी करने लगे। ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो और जो गांव के अधिकारी थे वो। टैक्स की चोरी करने का मतलब है कि ये प्रोडक्शन घटा देते थे कि इतना ही उत्पादन हुआ है। अच्छा, उतना उत्पादन हुआ है तो जितना उत्पादन हुआ है उतना का टैक्स देते थे, और जो टैक्स की चोरी किए हैं, घटाए हैं, उसका ये खुद बांट लेते थे। इस सब सेटलमेंट में सबको तो पता है कि कितना टैक्स आ रहा। जहां पर कृषि का भूमि बेहतर नहीं है वहां पर भी बेहतर टैक्स आ रहा। लेकिन यहां पर ये जो लैंड सेटलमेंट है, ये लैंड सेटलमेंट लगाया गया था पंजाब में, अवध में और उत्तर भारत। और ये कृषि के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आज भी ये कृषि के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर जब लैंड सेटलमेंट लगाया गया तो यहां पर जब टैक्स की चोरी होने लगी, उत्पादन जब घटाया जाने लगा, तब देखेंगे क्या कि अंग्रेजों को यह समझ नहीं आ रहा था कि यहां उत्पादन कम कैसे होता है। जब गांव को बनाया गया, कृषि पर भी यह विशेष ध्यान दे सकता है। तो जब करप्शन होने लगा तो अंग्रेजों ने इसको समाप्त कर दिया। अब ये चार तरह के लैंड सेटलमेंट अंग्रेज लाए हैं: इजारेदारी, इस्तेमारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। सबसे ज्यादा भूभाग पर कौन सा था? रैयतवाड़ी, उसके बाद महालवाड़ी, और सबसे कम था इस्तेमारी अर्थात परमानेंट सेटलमेंट। ये बंगाल और पूर्वी भारत में था, ये दक्षिण भारत में था, और ये उत्तरी भारत में था। अब है कि अंग्रेजों ने जो लैंड सेटलमेंट लाया, उसके पहले भारत में लैंड सेटलमेंट कैसा था? अंग्रेजों ने जो लैंड सेटलमेंट लाया, उसके पहले कैसा लैंड सेटलमेंट था? ब्रिटिश शासन काल से पूर्व भारत में भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश शासन काल से पूर्व भारत में भू राजस्व व्यवस्था। ये जो भू राजस्व व्यवस्था है, इस भू राजस्व व्यवस्था की विशेषता क्या थी, फीचर्स क्या था? पहला क्वेश्चन पूछेगा कि इस समय भूमि सार्वजनिक संपत्ति था। भूमि जो है वो सार्वजनिक संपत्ति थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। अब इसका जो दो ही मीनिंग है, पहला
यह निजी संपत्ति नहीं था, और निजी संपत्ति नहीं था तो इसका मालिक कौन था? तो भूमि का जो मालिक होता था, मालिकाना जो हक था, मालिकाना हक वो था गांव के पास। भूमि का मालिक जो है वो कौन होता था? गांव होता था। भूमि से 3 लोग संबंधित थे। पहला राजा, दूसरा जमींदार, तीसरा किसान, और चौथा जो है वो है गांव। ये 4 हैं जो भूमि से संबंधित है। राजा का जो भूमि पर इतना ही अधिकार था कि वो यहां से सिर्फ टैक्स ले सकेगा। राजा जो है वो टैक्स ले सके, बस इतना ही इससे संबंध था। लेकिन जो जमींदार है, ये जमींदार का संबंध क्या था? तो ये राजस्व वसूलता था, कलेक्ट करता था। ये संबंध था जमींदारों का। लेकिन जो किसान है, ये किसान का 2 कार्य था। एक खेती करना, और दूसरा राजस्व देना। खेती करना और दूसरा राजस्व देना। और जो गांव है, ये गांव भूमि पर अधिकार था, भूमि पर अधिकार था। अर्थात जो ये टैक्स कलेक्टर हैं, ये टैक्स कलेक्टर इसको नहीं जानते, किसान को नहीं जानते। किसान जो है से उनका संबंध नहीं था, बल्कि गांव में जो अधिकारी होते थे, कौन? खुद मुकद्दम और चौधरी, वो इनको जानते थे। और इस खुद के पास इसका रिकॉर्ड है, कितना जमीन है उसके पास, उस जमीन की प्रोडक्टिविटी कितना है, उसका उत्पादन क्षमता जो है सो क्या है, कहां पे क्या खेती होता है, ये रिकॉर्ड है इसके पास। और गांव का जो मुखिया है वो सब कुछ देख रहा है। जमीन से संबंधित विवाद ही होता था, और जमीन से संबंधित विवाद होता था तो विवाद को दूर करने का अधिकार किसको है? मुकद्दम को ही है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में गांव सब कुछ होता था, गांव पर निर्भरता सब कुछ थी, कृषि से संबंध भी यही था। अब जब निजी संपत्ति नहीं है तो भूमि का क्रय और विक्रय नहीं होता। लैंड डू नॉट सेलेबल प्रॉपर्टी, ये बेचने योग्य संपत्ति नहीं था और ना ही खरीदने योग्य संपत्ति था। जिसके पास प्रॉपर्टी होगा वही बेचेगा, तो प्रॉपर्टी है गांव के पास। तो यहां ये देखिएगा कि भूमि का क्रय और विक्रय नहीं होता था। और जब भूमि का क्रय विक्रय नहीं होता था तो भूमि हीन कोई रहेगा? नहीं रहेगा। जंगल काटेगा, खेती योग बनाएगा, खेती करेगा। इसीलिए तो गांव की प्रॉपर्टी हो। अब यहां पर जब बिक्री योग्य नहीं है, अब मान लीजिए कि कोई भूमिहीन है, तो चूंकि जमींदार तो जान रहा है ना कि तुम्हारे पास इतना खेती योग्य जमीन है, उतना खेती पर जमीन होगा, तो इस मुकद्दम का ये जिम्मेदारी बनता है कि कोई खेत पलती ना रह जाए।
और जब खेत पट्टी ना रह जाए तो किसके पास कम जमीन है, ये गांव जिसके पास ज्यादा जमीन है उससे लेकर के उसको दे देगा, तुम इस पर खेती करो, हमको टैक्स दो, हम टैक्स देंगे राजा को। तो गांव का जो जमीन है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित हो जाता था। हस्तांतरित किसके द्वारा होगा? गांव के द्वारा। तो अगर कोई भूमिहीन नहीं है, जब कोई भूमिहीन नहीं है तो ऐसे में आज इसकी आजीविका सही होगी, इसकी जो आजीविका है वो सही होगी। कर्ज का कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं आएगा, भूमि को लेकर के या कृषि को लेकर के जो कर्ज होगा वो नहीं होगा। कर्ज और भी जरूरतों के लिए होगा, लेकिन अभी भूमि को बेच करके कर्जदार कोई नहीं बनेगा। जो कहावत है ना कि भारत के किसान कर्ज में जन्म लेते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये सब खत्म होगा तभी होगा। दूसरा चीज क्या है कि भूराजस्व का भुगतान भूराजस्व का भुगतान नगद, जायद, और नगद में भी होता था, जायद में भी होता था। और भुगतान का दिन, समय, स्थान निर्धारित नहीं था। दिन, समय, स्थान निर्धारित नहीं था। हाँ, भूराजस्व का भुगतान, पेमेंट, हाँ विशेषता में ही है। सब जितना तो सब विशेषता ही बता रहे हैं कि भूराजस्व का भुगतान नगद में भी कर सकते हैं, फसल में भी कर सकते हैं। ठीक है, भूराजस्व का जो भुगतान है वो नगद भी कर सकते हैं और फसल में भी कर सकते हैं। भूराजस्व के भुगतान के लिए कोई दिन भी निश्चित नहीं था, समान स्थान भी निश्चित नहीं था और समय भी निश्चित नहीं था। ऐसे में किसान और राजस्व अधिकारी के बीच निजी संबंध थे, है ना, इमोशनल रिलेशनशिप था। लेकिन राजस्व अधिकारी जो था ये मुकदमा चौधरी लोग का बात हो रहा है। ठीक है, राजस्व जो कलेक्ट करते हैं, ये कलेक्ट करने वाले और किसान के बीच निजी संबंध था। निजी संबंध कहने का मतलब है, मान लीजिए किसी के यहां शादी है तो खर्च होगा, अनाज भी ज्यादा डिमांड होगा, तो उस समय मुकदम कहेगा जाओ अगला साल देना। किसान के साथ, किसानों के साथ उसका संबंध होगा, ये कृषि के विकास पर ध्यान देगा। जब अकाल की परिस्थिति होगी उस समय किसानों के साथ रहेगा। और ऐसे में किसी भी प्रकार का किसान और कृषि के साथ समस्या नहीं होगी। और इसका एक ही कारण है कि भूमि सार्वजनिक संपत्ति थी। इन सब के पीछे एक ही फैक्टर है कि भूमि जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था, बल्कि ये कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी था। इसका कहीं जीता जागता एग्जांपल मिलता है? खुदकट्टी जानते हैं? खुदकट्टी, यस सर, वही हरी, यस सर, मंजियस, क्या है ये सब?
सामूहिक संपत्ति नहीं था। काट के और कट्टी मतलब क्या है? गांव की गाँव के खेत। खेती। मुंडा गांव का खेत। भुइहरी मतलब उराव गांव का खेत। मंजियस मतलब महतो गांव का खेत। मांझी वही ना होते थे गांव के मालिक। मांझी। तो यहाँ पर जो है गांव जो है गांव संपत्ति का मालिक है, भूमि जो है वो गांव की मालिक है। अब ऐसे में ये जब सिस्टम है तो किसी भी प्रकार का शोषण नहीं चलेगा। तभी ना देखेंगे किसान के साथ मिलकर के जो है सो किसानों का नेता राजा बन गया। कोई बना है? हरिहर रूप का, चालुक्य, पल्लव, गुप्त, ये सब क्या किसानों के नेता। सामंत क्या है? टैक्स वसूलने वाले हैं ना, आपको बताया था सामंत में। तो यहां पर जो है ये क्या करेंगे? विद्रोही किसानों के साथ मिल करके राजा बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन अंग्रेज जब आएंगे तो अंग्रेजों का जो लैंड सेटलमेंट है, 4 लैंड सेटलमेंट, क्या क्या? इजारेदारी, इस्तेमारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। इसमें सिर्फ महालवाड़ी को छोड़ दिया जाए तो लैंड जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गया। अब यहां देखिए, अंग्रेजों के काल में या ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासन काल में राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश शासन काल में जो राजस्व व्यवस्था है, सबसे पहले भूमि निजी संपत्ति बन गया। भूमि जो है वो निजी संपत्ति बन गई। जब भूमि निजी संपत्ति बन गया तो ऐसे में भूमि को अब बेचा भी जा सकता है, खरीदा भी जा सकता है और इसे रेहन भी रखा जा सकता है। मॉर्गेज, बंधक, तो भूमि को रेहन भी रखा जा सकता है। अब अगर ये व्यवस्था हुआ तो भूमि का क्या होगा? हस्तांतरण तेजी से होगा। दूसरा चीज, किसान भूमिहीन होगा, किसान कर्जदार होगा, किसान भूमि के मालिक से कृषक मजदूर बन जाएगा, कृषक मजदूर बन जाएगा। और जब ये सब 3 चीजें होगा तो इन सब के कारण गरीबी, बेकारी, भुखमरी, ये सब की समस्या आ जाएगी। गरीबी बात है, गरीबी, बेकारी। बेकारी का मतलब समझते हैं? हाँ?
बेकारी का मतलब होता है कि केवल पेट भर पर काम करना, खाना खाओ, काम करो। बंधुआ मजदूरी। ठीक है। तो यहां पर यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और इन सब स्थिति के कारण, इसका कारण क्या है? पहला तो वही कारण है, लेकिन इसका और कारण है नकद भी राजस्व, गरीबी के बाद क्या बेसा राजस्व का भुगतान। सर गरीबी के बाद क्या लिखे? बेकारी। उसके बाद समय, निश्चित दिन और समय, निश्चित दिन और समय पर भुगतान, और निश्चित स्थान पर हो रहा। समझ में आ गया? लिख लिए? आगे बढ़े। जब हम आपको अंग्रेजों का लैंड सेटलमेंट बताए, तो हम ये बताए कि अंग्रेजों ने जो लैंड सेटलमेंट लागू किया, उसमें अंग्रेजों का और जमींदारों का कितना हिस्सा होगा ये तो पता था, लेकिन जमींदार किसानों से कितना वसूलेंगे ये निर्धारित नहीं था। ठीक है। और जब यह निर्धारित नहीं था तो मन मुताबिक जो है तो राजस्व वसूला गया। कृषि को सुधार करके, उत्पादन बढ़ा करके टैक्स बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि टैक्स के रेट को बढ़ा करके टैक्स बढ़ाने का प्रयास किया गया। और टैक्स को बढ़ा करके जब टैक्स बढ़ाने का, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने का प्रयास किया गया, तो इसका दबाव किस पर पड़ेगा? कृषि और किसान पर। किसान डिमोटिवेट हो जाएंगे, और डिमोटिवेट होने के बाद किसान उतना ही उत्पादन करेंगे जितना उसको जरूरत है, टैक्स देने के बाद जितना उसको जरूरत है। किसान अब कृषि पर ध्यान नहीं देंगे, खेत बंजर हो जाएगा, खेत पट्टी होना शुरू हो जाएगा, और यहीं से देखेंगे क्या कि भारत का जो कृषि है वो डाउनफॉल होना शुरू होगा। सरप्लस प्रोडक्शन पर अब किसान जोर नहीं देंगे। इसके विपरीत एक और चीज होगा कि जो नगद भुगतान करने का परंपरा है, नगद भुगतान की व्यवस्था से क्या हुआ? नगद भुगतान करने वाली जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के क्या परिणाम निकले? अनाज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। सबसे पहला तो ये कि उत्पाद को बाजारों में बेचने की जल्दी होगी। क्यों जल्दी होगी? क्योंकि समय पर भुगतान करना है।
नगद भुगतान की व्यवस्था के कारण क्या हुआ कि उत्पादों को बाजार में बेचने की जल्दी, और जब उत्पादों को बाजार में बेचने की जल्दी थी इसलिए क्योंकि नगद तो देना है लेकिन समय पर देना है, और इस व्यवस्था के कारण एक और वस्तु उत्पाद जो है, उत्पाद सस्ते दामों में बेचा गया। सस्ते दामों में बेचा गया, और दूसरी तरफ उन्हीं उत्पादों का उत्पादन हुआ जिसका मांग बाजार में था। अब किसका मांग है? अफीम का, जूट का, कपास का, नील का, चाय का, ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों का अब खेती पर उत्पादन दिया जाएगा, खेतों में उत्पादन किया जाएगा। जब बाजार के मांग के अनुसार खेती किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? हाँ ठीक, बोलिए, माता क्यों कहते हैं? बोलिए। कॉमर्शियल फार्मिंग, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। अब यहां पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय कृषि व्यवस्था में वाणिज्यिक खेती का कारण क्या था? तो वाणिज्यिक खेती का कारण है नगद भुगतान। याद होगा आप लोगों को, सामंतवाद काल में हम बताए थे कि मुद्रा खत्म हो गई। यस सर। देखिए मुद्रा लाएगा, अब नाई ठाकुर बढ़ई, अब अनाज पर नहीं रहेगा, पैसा लो। तो यहां पर जो है, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? इस व्यवस्था को कहा जाता है कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का कारण है नगद में भुगतान। एग्रीकल्चर के कॉमर्शियलाइजेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो नगद भुगतान। ये अच्छा चीज है कि खराब चीज है? गलत है? अच्छा चीज है, बट अभी हमारे लिए खराब ये है क्योंकि इसका बेनिफिट रिटर्न ले जाएगा। क्योंकि बाजार में कौन है खरीदने वाला? इस सब चीज का कौन है? अंग्रेज। बिक कैसे रहा है? क्यों बिक रहा है? क्योंकि नगद में देना है और समय पर देना है। तो जब सब कोई एक ही साथ बेचने आएगा तो बेचने वाला बहुत सारा है, खरीदने वाला एक है, तो वो मूल्य तय करेगा कि इतना में दोगे दो, नहीं देना तो चले हम दूसरे यहां ले लेंगे। उसको पता है कि हमको बेचना ही पड़ेगा वरना मेरी जमीन चल जाएगी। देख रहे हैं कितना बड़ा जाल है, कोई निकल पाएगा इस जाल से? किधर से भी निकलेंगे? एक जाल है, एक बचा हुआ है जहां से निकलने का कोशिश करेंगे लोग, लेकिन वो तो और भी सबसे बड़ा बाग जाल बन जाएगा। अब यहां पर देखेंगे कि ये तो भारतीय कृषि के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत ये हो गया कि इसका बेनिफिट सिर्फ अंग्रेज ले जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कॉटन इंडस्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ जूट इंडस्ट्री नहीं है। कॉटन इंडस्ट्री नहीं तो इसका भी यूज नहीं होगा। चाय हमारे यहाँ कम प्रयोग करते थे, अफीम तो व्यापार चाइना कर रहे हैं।
तो इन सब चीजों का प्रयोग करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों, यही सब रॉ मटेरियल है ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शुरू होगा, सबसे पहले तो देखेंगे क्या कि 1765 के बाद और 1800 ईस्वी तक अंग्रेजों ने इतना पैसा कमा लिया भारत से कि अब उसके पास समझ नहीं आ रहा था कि ये पैसा कहां लगाए हैं। तब वो रिसर्च पर ध्यान देंगे, वो मशीनों की खोज करेंगे और वो मशीन से उत्पादन करेंगे। और जब मशीन से उत्पादन करेंगे तो उसके लिए कैपिटल मिल गया, उसके लिए रॉ मटेरियल मिल गया, उसके लिए मशीन तो खोज हो ही रहा और उसके लिए बाजार भी मिल जाएगा, और वो है भारत। तो यहां पर जब एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन होगा तो इस एग्रीकल्चर के कॉमर्शियलाइजेशन का पूरी तरह से बेनिफिट मिलेगा ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, और भारत का सिर्फ और सिर्फ शोषण होगा। दूसरा चीज क्या होगा, एक तो बताया कि इसका लाभ किसको मिलेगा, इन कंपनी को, लेकिन इसका दूसरा परिणाम क्या मिलेगा, दूसरा दुष्परिणाम क्या निकलेगा? हाँ, खेत तो केवल उससे बंजर होगा ना सर, नील से, सबसे नहीं। जो फूड क्रॉप है उसका कल्टीवेशन कम हो जाएगा, फूड क्रॉप का कल्टीवेशन कम हो जाएगा। और जब फूड क्रॉप का कल्टीवेशन कम होगा तो ऐसे में जो खाने वाले अनाज है वो महंगे हो जाएंगे, और खाने वाले अनाज महंगे हो जाएंगे तो कल तक जो लोग गरीब खाता था अब वो मध्यम वर्ग खाएगा, और जो मध्यम वर्ग खाता था वो एलिट क्लास वाला खाएगा। जो मोटे अनाज होते थे वो मध्यम गरीब खाते थे पहले, अब मोटा अनाज कौन खाएगा, मध्यम वर्ग खाएगा। जिन चीजों को बाजार में नहीं बेचा जाता था अब वो चीज भी बाजार में आएगा। पहले जैसे देखते थे वो कोकड़ी, मशरूम, सब बोलते थे जंगली आदमी का खाना हटाओ, अभी देखिए तो उसका कॉमर्शियल कॉर्प होता है। दूसरा चीज अभी देखिएगा किस चीज का कॉमर्शियल कॉर्प होगा बड़े पैमाने पर, एक रागी, मड़ुआ, उसके बाद मक्का, उसके बाद बाजरा, उसके बाद जौ, ये सब मोटे अनाज गरीबों का खाना था ये। लेकिन अब ये गरीबों का नहीं है, सुपर क्लास जो होते हैं उनका खाना है। वो जो बोलते हैं ना कि आई वांट टू कौन सा खाना खाते हैं वो लोग, कॉन्टिनेंट कुछ बोला जाता है, अरे जो उबला हुआ खाना खाते हैं लोग। अरे सलमान खान उस मूवी में, कौन सा मूवी है, नहीं, इसमें सोनम कपूर है, हाँ प्रेम रतन धन भाई, उसमें जो राजा रहता है वो सलमान खान, वो क्या खाता है नहीं देखते, वो जिससे किसी तरह से भागता है वो जलेबी खाने के लिए, वो खाना, उसका कुछ स्पेशल वर्ड है, डाइट फूड तो एक प्रक्रिया हो गया, बस उस फूड का कुछ नाम है, उस फूड का कॉन्सेप्ट का कुछ नाम है कि आप उसमें उबला हुआ खाना खा सकते, उसमें फैट कम रहेगा, उसमें कार्ब्स कम रहेगा। किट्टो तो एक प्रैक्टिसेस हो गया, ठीक ना, किट्टो में ही मतलब कि डाइट कंट्रोल का एक टाइप है किट्टो, बट चलिए हटाइए यहां से। अब ये सब उसका खाना है, वो उसका पार्ट है वो। देखिए अभी देखते ना, एक चीज बता रहे, किसको किसी को अगर इन फ्यूचर कभी शुरू करना होगा, नौकरी वोकरी नहीं लगे तो बड़ा चीज आप लोग को बता रहे, पहली बार हम किसी को ग्रुप में बता रहे, ये मेरा ये जैसे बोलिए सर, हाँ वही बता रहे। हकीकत है, जैसे देखते होंगे ना आप लोग, इतना बड़ा मार्केटिंग इसका हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। बता दे, सुन रहे, सुनिए तो ये क्या है वो बताते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि अभी रोड पर जो चाइनीज फूड का आइटम होता है, या फिर जो देखते होंगे मोमोज चलता है, इस मोमोज के स्थान पर अगर देसी कॉन्टिनेंट्स को बढ़ावा देने के अगर लाया जाए, उस मोमोज के सेट पर अगर रागी का और मड़ुआ को ला करके उसको सर्व किया जाएगा ना मार्केटिंग के तरीके से, ऐसा नहीं, आप देखिए कहां इसको चला सकते हैं, जहां ऑफिसर्स कॉलोनी है, जहां पे पॉलिटिकल कॉलोनी है, जहां पर बिल्डर का कॉलोनी है, गरीब आदमी नहीं खाएगा इसको ना, अरे मलुआ हटाओ,
ये कौन खाएगा? अब इसी को आप सर्व कर दें अगर 3 तरह 4 तरह के चटनी के साथ बड़ा सा प्लेट में, मिट्टी के बर्तन में, उसके बाद जो क्रश सलाद होता है उसके साथ, और 8 पीस अगर दें तो बड़ा आदमी इसको कम से कम 400 रुपए देगा। और ये ट्रेंड जानती है, ट्रेंड अभी एक जगह चल रहा है और सिर्फ लिमिटेड लोगों को डिलीवरी करता है। ये आप समझिए, वो जो उसका रॉ मटेरियल है ना, उसका रॉ मटेरियल झारखंड से ही जा रहा है, साउथ झारखंड से ही उसका जा रहा है सारा प्रोडक्ट। पूना में ये प्रोडक्ट चल रहा है। हाँ, फ्री में आ जाएगा। अरे आज से 5-10 साल पहले मड़ुआ बिकता था 8 रुपए के जी, आज है 60 रुपए के जी। वो शुगर के लिए नहीं है, हॉल लीवर के लिए है, पूरा लीवर के लिए है, पूरा लीवर के लिए। और ऐसा नहीं केवल मड़ुआ, जितने भी मोटे अनाज है ना, ये मोटे अनाज सबका, वो जो बाबा रामदेव सबको ब्रांडिंग आटा खिलाते हैं ना, वो जो सबसे महंगा, उसमें भी आटा ही रहता है, बट नाम मात्र में थोड़ा सा दागी डाल देते हैं, थोड़ा सा जौ डाल देते हैं, वो नॉमिनल की। देखो एक आपको दिख रहा है। चलिए इधर आइए। पहले सुनिए, अपना बिजनेस में लग गया था। आप 5 मिनट 10 मिनट रुक गए सब बिजनेस में लग गया ये जो पिज्जा है ना, पिज्जा का आविष्कार कैसे हुआ पता है? सड़ा हुआ खाना से। पिज्जा क्या है? पिज्जा जो है, पिज्जा का जो नेचर है वो सड़ा हुआ खाना है। क्योंकि जहां पे पिज्जा आविष्कार हुआ है ना, वो ठंडा प्रदेश है ना, और ठंडा जब प्रदेश है तो जो ठंडे प्रदेश में आग का जो यूटिलाइजेशन वो कम करते थे। बेसिकली वो लोग तंबू इसी में रहेंगे, इग्लू में रहेंगे। ऐसे में जब मूवमेंट कम होगा तो जो एक ही बार खाना बना करके रखे हुए उसी को खाना है, और उसी को खाना है तो उसमें क्या करना है, वो मसाला जो भारत से ले गए ना, उस मसाला को ऊपर छिड़कना है, कच्चा सब्जी काटना है और खाना है। वही तो है वो। तो एक चीज देखिए, कोई भी दुनिया में सबसे पहले अंग्रेज राज किए अपना खाना खिला करके, फिर अमेरिका का राज किया अपना खाना खिला करके। उसका खाना क्या है? कोल्ड ड्रिंक। वो मनोज वाजपेयी का देखें इंटरव्यू, वो शो जब एक्टिंग शुरुआत किया था तो उसके बारे में बताया जाता है, वो खुद बताया इंटरव्यू में कि मनोज वाजपेयी कि हम जब सोचते थे कि हमारे पास पैसा आएगा ना, तो दिन भर कोल्ड ड्रिंक पिए, और दिन भर वो कोल्ड ड्रिंक पीता था। वो खुद बोला भी कि जब हम थोड़ा सेलिब्रिटीज टाइप का हो गए, तब हम जब जाते थे कोल्ड ड्रिंक लेते थे। कोल्ड ड्रिंक का दीवाना थे उस समय, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीना एक स्टेटस था। तो डाल के वैसा गए, अब वही चाइनीज खिलाना आदत कर दिया सबको, चाइना। आज जो जितने सारे जो मूवीज में है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, लिटरेचर और आर्ट, लिटरेचर और आर्ट में जिस ड्रेस का फॉलो होगा, जिस खाना का फॉलो होगा, लोग वही फॉलो करेंगे। जिस स्टेटस को फॉलो करेंगे वही फॉलो करेंगे। तो जिस तरह का आप भोजन खाएंगे उसी तरह का आपके मुंह से भजन निकलेगा। उसी तरह का आप गुणगान करेंगे, और उसी तरह का गुणगान करेंगे तो आपका माइंड भी उसी के अप्रॉक्स होगा। साउथ इंडिया में जाकर के देखिए तो चाइनीज का स्टॉल रेयरेस्ट मिलेगा, रेयरेस्ट मिलेगा। लेकिन जब हम पहली बार रांची आए थे ना, सच बताते, पहली बार जब रांची आए थे तो हमको जबरदस्ती ले गया कि देखो खाओ चाउमीन। हम देख करके हमको लगा कीड़ा है। हम भी पहले गांव से आए डायरेक्ट रांची 2003 में। अब पहली बार उसी दिन 2003 में चाउमीन भी खाए। डेट भी हमको याद है, 13 अगस्त 2003 को। उसी दिन हमको कोल्ड ड्रिंक भी पिलाया। अब आधा पी रहे थे, आधा नाली में गिरा रहे थे, तो देख रहा लेकिन हम नहीं पी रहे।
आज भी उनको लगता है कि वो सब खाना जब खाएंगे तो उसका टेस्ट लोग को कैसे लगता है? अजीनोमोटो का टेस्ट लगता है। उसका टेस्ट क्या है? अजीनोमोटो का टेस्ट ही है और कुछ नहीं। और अजीनोमोटो हार्ट का सबसे स्वीट पॉइजन है। आप पढ़िए जाकर के अजीनोमोटो। धीरे धीरे आप हार्ट को डैमेज कर रहे हैं अजीनोमोटो खा करके। मोमोज भी नहीं है वही। अजीनोमोटो का क्या काम है? अरे क्या काम है वो बताइए। पकने की क्रिया को फास्ट कर देता है। यूपीएससी का प्रश्न है ये कि निम्नलिखित में से भोजन में प्रयोग किया जाने वाला वह कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो पकने की क्रिया को तीव्र कर देता है? अजीनोमोटो। ठीक है, चलिए जब आप लोग यहाँ पे आते हैं तो हम क्या बताएं कि कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ तो कृषि का वाणिज्यीकरण होगा तो जो मोटे अनाज है ना, ये मोटे अनाज अब बाजार में बिकना शुरू हो जाएगा जो कल तक बाजार में नहीं बिकता था। अब ये सिचुएशन हो गया। कृषि पूरी तरह से क्या हो रहा है? किसानों से बाहर जा रहा। कृषि पूरी तरह से कमजोर हो गया, किसान भी पूरी तरह से कमजोर हो गया। और जब किसान पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा, कृषि कमजोर हो जाएगा, तो आप लोगों को ये पता होगा कि बिना कृषि को सुधार किए इंडस्ट्री को सुधार नहीं कर सकते, और इंडस्ट्री को सुधार नहीं कर सकते तो अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं कर सकते। कृषि का हम पूरी तरह से क्या हुआ है? कृषि कमजोर होने तो भारत की स्थिति ऐसी हो गई कि भारत में अब अनाज आयात किया जाएगा। जो कल तक सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्शन होता था, जिसके पास कृषि का एक बड़ा सा उत्पादन क्षेत्र था, अब वो पूरी तरह से क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। यहां तक तो ये सब ठीक है कि अंग्रेजों ने कृषि को बर्बाद कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने अब जहां बर्बाद करने का सोचेगा वो आप सोच भी नहीं सकते कि अंग्रेज इसके लिए क्या क्या करेगा। और वो है भारत का स्मॉल इंडस्ट्री। भारत का जो लघु और कुटीर उद्योग है, भारत का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, इसको चौपट करेगा। इसको चौपट करने के लिए क्या क्या करेगा पता है? वो देखिए। कृषि के बारे में समझ में आ गया ना कि कैसे हुआ? अब हम लोग आते हैं ब्रिटिश शासन काल में औद्योगिकीकरण, डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन, अनऔद्योगिकीकरण। क्या हुआ? सबसे पहले तो अंग्रेज भारत में आए क्यों थे? यही शिल्प के उत्पाद को खरीदने के लिए, है ना? जब शिल्प के उत्पाद को खरीदने आए तो पहले यहां से खरीदते थे, उसको बेचते थे, और इस व्यापार से वो इतना पैसा कमाए कि उसके पास क्या हो गया? पूंजी बढ़ा। पूंजी के बाद वहां पर आविष्कार हुआ। आविष्कार से नए यंत्र निकले। ऐसे में इन यंत्रों के सहयोग से, इसके सहयोग से उत्पादन हुआ, और उत्पादन तीव्र गति से हुआ। औद्योगिकीकरण का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीन से यंत्रों की सहायता से उत्पादन को बढ़ाना। यंत्रों की सहायता से तीव्र गति से उत्पादन को बढ़ाना ही क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। मीन प्रोडक्शन विथ
मशीन, प्रोडक्शन बाय द मशीन। तो जब तेजी से उत्पादन को बढ़ाएंगे, तीव्र गति से जब बढ़ेगा, तो ऐसे में इसको बेचना भी तो पड़ेगा तेजी से, इसको तो बेचना भी है तेजी से। और जब बेचना है तेजी से, तो सबसे पहले बेचना होगा अपने घर में और फिर बेचना होगा बाहर। घर में तो ब्रिटेन में पहले बेच लो, और ब्रिटेन से भी जब बाहर प्रोडक्ट बच रहा है कि ये बिक नहीं रहा है, ब्रिटेन में तो बिक नहीं रहा है, बाहर भी बेचना होगा। उसको क्या करना होगा? निर्यात करना होगा, और निर्यात करने के लिए बाजार चाहिए। अब यहां पर देखिए, तीव्र गति से उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल। और तीव्र गति से जो उत्पादन हुआ बेचने के लिए क्या चाहिए? बाजार। इनको कच्चा माल भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए और बाजार भी चाहिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि बाजार बनाएंगे, और बाजार बनाने के लिए भारत में जो शिल्प उद्योग है उसको नष्ट कर देंगे। भारत में जो शिल्प उद्योग है उसको नष्ट कर देंगे। कैसे? ये जो कच्चा माल इसको मिलता था, अब लंदन चल जाएगा, कच्चा माल मिलना इसको बंद। भारत के शिल्प उद्योगों को कच्चे माल मिलना बंद हो गया। कच्चे माल मिलना बंद हो गया, साथ ही इसे महंगा मिलने लगा। कच्चा माल जो है वो महंगे दामों पर मिलने लगे, और जब महंगे दाम पर मिलेगा तो ये जो वस्तु है वो क्या होगा? महंगा होगा, महंगा होगा। दूसरा चीज, चूंकि यह शिल्प उद्योग है तो इसका फिनिशिंग उतना बेहतर नहीं होगा जितना मशीन का बेहतर होगा। इसका बेहतर जो है उतना बेहतर नहीं होगा जितना मशीन का होगा। यहां पर क्या होगा? लागत मूल्य कम होगा। लागत मूल्य कम होने का कारण क्या है कि श्रम कम लगेगा, लेबर कॉस्ट घट जाएगा। और जब लेबर कॉस्ट घट जाएगा तो इस वस्तु के तुलना में यह वस्तु सस्ता होगा। इन वस्तुओं की तुलना में जब मशीन से बने हुए वस्तु सस्ते होंगे तो पहला कारण है कि उसको लेंगे लोग, बेहतर फिनिश है उसको लेंगे लोग। लेकिन उसको लेने के लिए मेंटलिटी चाहिए। जैसे गांव के लोग अगर पहली बार रांची आएंगे ना, या फिर बड़ा शहर जाएंगे, तो पहले मॉल खुलने से पहले देख लेंगे हमारे लिए कुछ खरीदने का होगा कि नहीं होगा। सेम यहां पर यही है। इससे जुड़ेंगे नहीं कि मेरे एबल है या नहीं। अब ये बनाएंगे अपने कस्टम का, अपने ड्रेस का, तो इनके वस्तुओं को खरीदने के लिए, इनके वस्तुओं को यूज करने के लिए पहले ऐसा माइंड सेट करना होगा, भारतीयों का माइंड सेट करना होगा। और भारतीयों का माइंड सेट करने के लिए पॉलिटी में आप लोगों को हम पढ़ाए थे कि 1 लाख रुपया का एजुकेशन फंड आया था। वो इसीलिए आया था कि लोगों को पहले ऑफिस में पहुंचाओ, और ऑफिस में पहुंचाओगे तो धोती की जगह पैंट शर्ट पहनाओ, और जब पैंट शर्ट पहन लेंगे तब ये भारतीय बाजार पर कब्जा कर लेंगे। तो यहां पर देखेंगे क्या कि उत्पादन, जब प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन इस प्रोडक्शन का बाजार बनाने के लिए देखेंगे क्या कि अब ये भारत में जो प्रशासनिक बदलाव है वो प्रशासनिक बदलाव करेंगे। जो कर्मचारी हैं उनके बीच ये जाएगा कि ऐसा साहब पैंट शर्ट पहने हम भी पहनेंगे, भले सस्ते पहनेंगे। तो ये जो साहब बैठ रहे वो कहां बैठ रहे? शहर में। अब वो व्यक्ति जो कल तक ये प्रोडक्ट लेता था वो प्रोडक्ट लेगा, और जब वो प्रोडक्ट लेगा तो ना सिर्फ अपने लिए लेगा, अपने घरों के लिए भी लेगा। तो शहर में
जो वस्तु ये बिकता था अब वो वस्तु बिकना बंद हो गया। उसका दो कारण है कि उसका टेस्ट बदल गया और वो सस्ते हैं। अभी भी ये शहर पर है। शहर कितना था? 2% 3%। गांव बड़ा है, और जब गांव बड़ा है तो यहां पर हम देखेंगे कि एक बड़ा बदलाव होगा। जो जहां पर बंदरगाह है, जहां पर बाजार है, वहां पर इन वस्तुओं को बेचने के लिए जो भारत में जो कपड़े बिकेंगे उस पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र छाप दिए जाएंगे, भारत माता का चित्र छाप दिया जाएगा, ताकि इस वस्त्र से इमोशनल लगाव हो सके। अब गांव के ये लोग भी क्या करेंगे? खरीदेंगे। और जब गांव के लोग खरीदेंगे तो धीरे धीरे ये गांव का बाजार भी टूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन गांव का बाजार अभी हिल नहीं रहा। गांव के बाजार में अभी भी इसी का मांग है। गांव का बाजार